नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम एक नया पाठ लेने वाले हैं। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है श्रम साधना, और इसकी विधा है वैचारिक निबंध, और इसके रचनाकार है श्री कृष्णदास जाजू। विद्यार्थी मित्रों, पाठ की लंबाई कुछ ज़्यादा होने की वजह से हमने इस पाठ के 2 वीडियो बनाए हैं, और ये जो वीडियो है ये अर्थात भाग पहला है। पाठ शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है, जो कि कठिन शब्द है, उनका अर्थ मैं विवेचन देते हुए बतला दिया करूँगा। सबसे पहले हम गद्य संबंधी जानेंगे। यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। अधोरेखांकित किए हुए इन 4 मुद्दों को आप ध्यान में रखिए कि मानवीय जीवन कैसा हो, और मानव जीवन में संपत्ति का स्वामित्व अर्थात उसका मालिकाना हक किनका होना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य की मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे करता है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यानी मानव जीवन में शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम की क्या अहमियत होती है, क्या महत्व होता है, इन सभी बातों का विवेचन हम इस पाठ में लेने वाले हैं। ये पाठ वैचारिक निबंध होने के कारण हमें भी विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो आइए बहुत ही एकाग्रता पूर्वक हम इस पाठ का अध्ययन अध्यापन करते हैं। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्ष तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़े रखे, क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। गुलामी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों। हमारे मानव इतिहास को अगर हम गौर से देखें तो ये पता चलता है कि सबसे क्रूर और अमानवीय अपराध अगर कोई है तो वो है गुलामी, या किसी को गुलाम बनाना, गुलाम करना, लोगों को खरीदना, बेचना और लंबे समय तक उन्हें गुलाम बनाकर रखना। गुलामी अर्थात पराधीनता, किसी को दास बनाना। तो ये जो प्रथा है, लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया में हजारों वर्षों तक चलती रही है। और ऐसा नहीं है कि इन हजारों वर्षों में कोई दार्शनिक, कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। उनके होते हुए भी या साधु संतों के होते हुए भी ये गुलामी की प्रथा लगातार चलती रही। उदाहरण ही अगर दे तो प्राचीन भारत में आप जानते हो कि लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का राज था। उसी प्रकार रोमन साम्राज्य है, ब्राज़ील है, और इनके अलावा दुनिया के कई सारे देशों में हजारों सालों तक ये प्रथा चलती रही। और गुलाम लोगों की मानो ऐसी मानसिकता हो गई थी कि ये जो गुलामी की प्रथा है ये उनके हित में है, ये उनके लाभ में है, और मानो हम गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पर कभी ना कभी कोई परिवर्तन होता है। कई वर्षों के बाद उनका विवेक जागृत हुआ, अर्थात जिसे हम कहते हैं अच्छे बुरे की समझ, वो उन्हें आई, उनका ज्ञान उन्हें हुआ, और वो सोचने लगे कि हम भी हाड़ मास के हैं, सामने वाला भी हाड़ मास का है। उनके मन में ये दुख की भावना पैदा हो गई है कि सामने वाला एक मनुष्य है, इसके बावजूद भी वह इतने सारे लोगों को गुलामी में जकड़ कर रख सकता है। यानी हम बन गए गुलाम और वो बन गया हमारा मालिक। ये कैसे संभव है? ये बात तो बिल्कुल भी या न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। ये सवाल उनके मन में पैदा हो गया। हालांकि ऐसा विचार करने के लिए हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ा। न जाने कितनी पीढ़ियां गुलामी सहते सहते मर गई। और फिर इसे हल करने के लिए या गुलामी से छुटकारा पाने के लिए आपस में युद्ध होने लगे।
और उसके बाद गुलामी की प्रथा जो है वो नष्ट हो गई। यानी गुलामी की प्रथा मिटी तो कैसे मिटी? सबसे पहले लोगों के मन में विवेक जागृत हुआ और उसके बाद युद्ध हुए और उसके बाद ये प्रथा मिट कर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्ष तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। जिस तरह गुलामी की प्रथा बहुत बुरी थी, उसी तरह राजाओं का एकाधिकार वो भी बहुत बुरी बात थी। यानी एक राजा कई लोगों पर राज करता था। अगर उसका नेतृत्व अच्छा है, अगर वो प्रजा के हित में बात करे तो बात अलग है, लेकिन हजारों लोगों पर वो अपनी हुकूमत चलाए, अपना शासन चलाए, उनका शोषण करे, तो तब भी उनका विवेक जागृत हुआ और वो सोचने लगे कि क्या एक व्यक्ति हजारों लोगों पर अपना हुकूमत या अपना शासन चला सकता है? ये भी गलत है। और फिर इस समस्या को हल करने के लिए भी घनघोर युद्ध हुए और तब कहीं जाकर ये प्रथा मिट गई। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। अनगिनत लोगों को कई प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ा और तब कहीं जाकर राज प्रथा अर्थात राजाओं की हुकूमत वो कम हो गई या मिट गई। जैसे आप जानते हो कि हमारे देश में भी 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों का राज था और उसके बाद क्रांति हुई। 1947 में हम आज़ाद हुए और राज सत्ता जाकर प्रजातंत्र आया, लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र आने के बाद हजारों वर्ष तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर बढ़ने वाले हैं कि संपत्ति क्या है और संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार की बातें क्या होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। तो संपत्ति क्या है, उसका स्वामित्व क्या है, संपत्ति पर किसका अधिकार होना उचित है और किसका अधिकार होना अनुचित है, इन सारी बातों का ऊहापोह अब हम यहाँ करेंगे। आमतौर से माना जाता है, यानी सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। लेकिन ये ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र है। लेखक का यहाँ पर यह मानना है कि ये जो सोना, चांदी, रुपए, सिक्के, नोट, ये संपत्ति न होकर केवल मापतोल के साधन है जिससे संपत्ति को नापा जाता है। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। तो लेखक श्री कृष्णदास जाजू, इनका ये कहना है कि संपत्ति किसे कहना चाहिए? तो जो मनुष्य के उपयोग में आती है ऐसी चीजें यानी संपत्ति। ये मुद्दा आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लो कि आप किसी एक अनजान जगह पर आ गए हो या आप गुमनामी के अंधेरे में खो गए हो। आपके पास आपकी जेब में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं या सोना चांदी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा एक भी दुकान या साधन ऐसा नज़र नहीं आता है कि आप कुछ खा सके या कुछ पी सके। भूख लगने पर अन्न ही खाना चाहिए, प्यास लगने पर पानी ही पीना चाहिए, और दुर्भाग्य से ये दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं है। तो क्या आप सिक्के चबाओगे, सोना निगलोगे? उससे तो आपकी भूख मिटेगी नहीं और ना ही आपकी प्यास। तो संपत्ति के दो प्रकारों के बारे में लेखक कहते हैं कि पहली संपत्ति वो है कि जिनके बिना मनुष्य जिंदा रह नहीं सकता, और दूसरी संपत्ति वो है जो उसके आराम के लिए और सुख सुविधा के लिए होती है। और उसमें भी अन्न, वस्त्र, निवारा अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मनुष्य की वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके बिना उसकी गुजर बसर अर्थात उदर निर्वाह हो ही नहीं सकता। हाँ, बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके बिना मनुष्य रह सकता है और जी सकता है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे है? सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती है।
तो मनुष्य के लिए अति उपयोगी ये जो संपत्ति है ये बनती कैसी है? तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस सृष्टि में अर्थात निसर्ग में कई प्रकार के नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है। अगर उदाहरण की बात करें तो जंगल है, मिट्टी है, पानी, लकड़ी, पेड़, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, और इनको लेकर मनुष्य जब श्रम करता है, जब मेहनत करता है, तब ये चीज़ें उसके लिए काम की बनती है। मान लो कि खदानों में जो सोना मिलता है वो तो काफ़ी अशुद्ध रूप में होता है, मूल रूप में वो काम नहीं आ सकता मनुष्य के, लेकिन जब उस पर कोई प्रोसेस की जाती है या फिर कई प्रक्रियाओं से वो गुजरता है, तब कहीं जाकर वह शुद्ध सोना बनता है और मनुष्य के काम आता है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक आगे कहते हैं कि यंत्र से कुछ चीज़ें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण, उसकी निर्मिति नहीं हो सकती। लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है। जैसे हम देखते हैं कि मिलों में, कारखानों में यंत्र के माध्यम से कई चीज़ें बनती हुई नजर आती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो यंत्र है, ये यंत्र भी मनुष्य के शरीर श्रम से ही बने हैं और इन यंत्रों को चलाने में मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। बौद्धिक श्रम अलग बात है और शारीरिक श्रम अलग बात है। बौद्धिक श्रम से कोई चीज़ नहीं बनती है, तो मनुष्य के लिए जो उपयोगी संपत्ति है उसका निर्माण करने के लिए मनुष्य के शारीरिक श्रम की अत्यंत आवश्यकता है, और इस बात को लेखक जोर देकर कहना चाहते हैं। धीरे धीरे लेखक अपने मंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक जो है वो शारीरिक श्रम करने वालों के पक्ष में खड़े हैं। संपत्ति पर ज़्यादा अधिकार किसका होना चाहिए, इस मुद्दे पर अगर हम गौर करें तो शारीरिक श्रम करने वालों का वहाँ पर क्या स्थान होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग लगातार जीवन में कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उन्हें ज़्यादातर अपना जीवन गरीबी में, लाचारी में ही बिताना पड़ता है। इस श्रेणी में आते हैं किसान लोग, मजदूर लोग, और ये जो लोग श्रम करते हैं, इनके श्रम से उत्पादित संपत्ति जो होती है वो दूसरे थोड़े से हाथों में जाकर इकट्ठा हो जाती है और उन पर उनका ज़्यादा हक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रम करने वाले लोग हैं उनका संपत्ति पर ज़्यादा अधिकार नहीं रह जाता है, और जो व्यापारी लोग हैं इनके हाथों में वो संपत्ति जाकर वो धनवान बन जाते हैं, वो मालदार बन जाते हैं। किसानों की हालत से कौन बेखबर है? हम भी जानते हैं। किसान बेचारा साल भर कष्ट करता है, किसी भी मौसम में अपनी सेहत की परवाह किए बगैर वह लगातार काम करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके इतना धन वो नहीं कमा सकता। लेकिन उसकी मेहनत से उत्पादित किया हुआ अनाज व्यापारियों के पास जाकर व्यापारी धनवान बन जाते हैं। किसान भाइयों की लगातार होने वाली आत्महत्याओं को अगर हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो सकती है। किसी व्यापारी आदमी को आपने खेतों में जाकर कष्ट करते हुए देखा है कभी? क्योंकि वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। कष्ट करे कोई और धनवान बने कोई और। तो लेखक यही मुद्दा बताना चाहते हैं कि संपत्ति बनाने वाले कोई और होते हैं, यानी कि किसान लोग, मजदूर लोग, और जो मजदूरी नहीं करते हैं, जो केवल एक व्यवस्था करते हैं, धन उनके पास जाकर इकट्ठा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं।
इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। अपना पेट भरने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए लेखक कहना चाहते हैं कि अनेक व्यवसाय होते हैं और सामान्य तौर पर हम इसके दो प्रकार कर सकते हैं। पहला व्यवसाय वो है जहाँ पर शारीरिक श्रम अत्यावश्यक है और दूसरा व्यवसाय वो है जहाँ पर बुद्धि के बल का प्रयोग किया जाता है। तो शारीरिक श्रम करने वाले हो गए श्रमजीवी और बुद्धि के बल पर व्यवसाय करने वाले हो गए बुद्धिजीवी। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज्य के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। और ये सही भी है। इन लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर है, वकील है, न्यायाधीश है, अध्यापक है, इसमें व्यापारियों को भी लिया जा सकता है, या राजकाज में काम करने वाले, राज कारोबार चलाने वाले कई मंत्री वगैरह, वो भी इस श्रेणी में आ सकते हैं कि ये बुद्धि के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं, अपना उदर निर्वाह वो चलाते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। लेखक का कहना ऐसा है कि सामाजिक व्यवहार चलाने के लिए बुद्धिजीवी और श्रमजीवी इन दोनों तरह के लोगों की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। बुद्धिजीवी लोग जो बहुत ही सुख और संपन्नता पूर्वक जीते हैं, इसका पूरा श्रेय जो है वह श्रमजीवियों को ही देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी और उनकी कमाई, उनकी आमदनी बहुत ही कम होती है और जितनी उन्हें समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती और ज़्यादातर उन्हें अपना जीवन कष्ट में ही बिताना पड़ता है, दुख में बिताना पड़ता है। ये बड़ी बुरी बात है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। लेखक यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में भी मानो ऐसा लिखा है कि व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए वो जो भी कुछ खरीदना चाहे अपना व्यापार या अपना उद्योग बढ़ाने के लिए, तो खरीदते समय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता मिले और जब वो कुछ वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बिके। लेकिन इसका मुनाफा, उसका फ़ायदा जो होगा वो उन्हीं को होगा, अर्थात व्यापारियों को या उद्योगपतियों को। और इस लाभ की कोई सीमा भी नहीं है। लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भी मिल है या कारखाना है जो मजदूरों के शरीर के श्रम के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता, इन श्रमिकों को, इन मजदूरों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता है, कम मेहनताना मिलता है। और पूंजी लगाने वाले, कारखाना चलाने वाले जो मालिक है या जो व्यवस्थापक है, उन्हें अगर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों का भी फायदा हो तो वो गलत नहीं माना जाता। कई फिल्मों में भी यह विषय उठाया जाता है कि मिलों में, कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो कभी कभी हड़ताल करते हैं, अपने मालिक के खिलाफ वो चले जाते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती है, उन पर लगातार अन्याय होता है और मालिक दिन ब दिन अमीर बनता जाता है, कारखाने में काम करने वाले मजदूर वो दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ने वाले हैं। इस मुद्दे का सार ये होगा कि मनुष्य को अपने समाज के प्रति
हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। आइए लेखक के विचार जानते हैं। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसों से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है, कम है। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्ष तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। चलो संक्षेप में इस परिच्छेद का अर्थ जान लेते हैं हम। आप तो जानते हो बच्चों कि अगर हमें जीवन में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा के बल पर हम आगे जाकर अपनी प्रगति कर सकते हैं। तो शुरुआत होती है प्राथमिक शाला की शिक्षा से। तो प्राथमिक शाला की शिक्षा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, फिर महाविद्यालय की शिक्षा, और इसके बाद कई बार तो हम देश विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हम हासिल करते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जिन शिक्षालयों से, जिन महाविद्यालयों से हम डिग्रियां हासिल करते हैं या शिक्षण ग्रहण करते हैं, ये जो शिक्षालय है ये दो माध्यम से चलाए जाते हैं। पहला जो है वो सरकार के द्वारा, दूसरा जो है वो दानी लोगों की कृपा से। अब कहने को तो हम ये कहते हैं कि ये शिक्षालय, ये महाविद्यालय सरकार चलाते हैं, लेकिन सरकार कैसे चलाते हैं? जबकि आम जनता पर कई प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते हैं, इन टैक्सों को वसूल करने के बाद करोड़ों रुपया सरकार के पास आता है और इन्हीं रकम के माध्यम से ये शिक्षालय चलाते हैं और अन्य काम भी होते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से समाज का ही बड़ा योगदान है। तो हर पढ़े लिखे युवक ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे समाज के लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। और अब व्यापारियों की अगर बात करें तो व्यापारियों को व्यापार की कला सीखने के लिए ये 3 घटक काम करते हैं। सबसे पहला विद्यालय, दूसरा घटक उसके अपने साथी और तीसरा घटक समाज। शिक्षालयों, महाविद्यालयों में विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है, जो ज्ञान वो पाता है, ये ज्ञान भी कहाँ से आया? तो हजारों वर्ष तक हमारे देश के कई मुनियों ने, कई तपस्वियों ने मेहनत की और एक एक कण ज्ञान का संग्रह किया और उसी के बल पर हम ज्ञानी हो सके। तो अंत में एक बात को ध्यान रखें हम कि शिक्षालयों का जो खर्चा है वो सरकार अपनी जेब से नहीं करती है, बल्कि समाज के माध्यम से जो टैक्स जमा होता है उन्हीं के माध्यम से ये शिक्षालय चलाए जाते हैं। और दूसरा मुद्दा, समाज में रहने वाले जो दानी लोग हैं वो हजारों लाखों रुपयों का चंदा देते हैं। इस चंदे के बलबूते पर ये शिक्षालय चलाए जा सकते हैं और इसीलिए हमें समाज का हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। ये बिल्कुल सही है विद्यार्थी मित्रों। पढ़ लिख कर हमारे अंदर जो योग्यता आई है, इस योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का योगदान जो है वो लेखक कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही कम है, अल्पतम है, और यहाँ पर समाज की कृपा का अंश ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ये सब कुछ समाज द्वारा ही संभव हो सका। और इसीलिए हमारे अंदर जो काबिलियत आई है, जो योग्यता आई है, धन और बुद्धि की दृष्टि से हम जो सक्षम हुए हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग हमें समाज के लिए करना चाहिए, सामाजिक कार्यों के लिए करना चाहिए और समाज से हमें कम से कम लेना चाहिए। उस समाज से लेना कम और देना ज़्यादा, यह नीति हमें अपनानी चाहिए और यही सही न्याय है और यही सही कर्तव्य भी है।
लेकिन लेखक आगे कहना चाहते हैं, चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। यानी अपने पास इतना धन आ जाने के बाद, इतनी सक्षमता आने के बाद भी उसकी ये प्रवृत्ति नहीं होती कि वो समाज के लिए कुछ करे, समाज की प्रगति में योगदान दे, या जो दीन दलित गरीब पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कुछ करे। उसमें ये संतुष्टि का भाव नहीं होता कि समाज ने मेरे लिए अब तक बहुत कुछ किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं। या समाज के लिए जब देने की बात आए तो अधिक से अधिक दे, लेकिन होता है उल्टा कि वो समाज से ज़्यादा पाना चाहता है और कम से कम देना चाहता है, जो कि गलत है। और समाज के लिए वह कुछ दे न सका या समाज के लिए वह कुछ कर न सका तो इस बात का उसे कुछ रंज अर्थात दुख भी नहीं होता है। इस परिच्छेद में भी लेखक यही बताना चाहते हैं कि हमें समाज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, उस समाज को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। यही बात लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इसी पाठ की वीडियो भाग क्रमांक 2 में। पाठ का पूरा आकलन करने के लिए भाग क्रमांक 2 आप अवश्य देखें। मैं आपसे आशा करूंगा विद्यार्थी मित्रों कि श्रम साधना इस पाठ का भाग क्रमांक 1 ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।